नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नक्सली और हॉक फोर्स के बीच हुई नक्सली मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में मिला है एक युवक का शव। पुलिस कर रही है संदिग्ध युवक की शिनाख्त। गढ़ी थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों के साथ हुई है मुठभेड़। पुलिस अधीक्षक ने मामले में दी जानकारी। जिले में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु का बढ़ा आंकड़ा। अब तक जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव की हो चुकी है मौत। बालाघाट स्वास्थ्य विभाग ने मात्र 2 मौतों की है पुष्टि। गढ़ी और बालाघाट निवासी 2 लोगों की हुई है मृत्यु। छिंदवाड़ा और गोंदिया में चल रहा था उपचार। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ भी कहने से किया इनकार। महाविद्यालयीन परीक्षाओं का दौर, ओपन बुक हल होगा पर्चा। आरडीवीवी की 10 सितंबर तो सीवीवी 14 से लेगा इम्तिहान। प्रश्न पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थी करेंगे हल। उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने जिले में बनाए गए हैं 51 संग्रहण केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। 6 सितंबर की शाम गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसपहरा के जंगल में नक्सलियों के विस्तार दलम और हॉक फोर्स के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उक्त व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि नक्सल गतिविधियों को देखते हुए सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान यह मुठभेड़ की घटना हुई है। गढ़ी थाना अंतर्गत बसपहरा के जंगल में नक्सलियों के आने की सूचना पर सर्चिंग के लिए निकले सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच जंगली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद 7 सितंबर को मुठभेड़ स्थल के पास सर्चिंग कर रहे सुरक्षा बलों के जवानों को एक शख्स का शव मिला है। चूंकि उसके शरीर पर नक्सली यूनिफॉर्म नहीं होने से यह साफ नहीं है कि मृत मिला शख्स नक्सली है या फिर नक्सलियों का सहयोगी। बहरहाल सुरक्षा बलों ने मृतक शख्स का शव बरामद कर लिया है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। मामले की पुष्टि अभिषेक तिवारी ने करते हुए बताया कि मुठभेड़ के बाद जंगल में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। कल दिनांक जो गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल फॉरेस्ट एरिया में जो अपना बसपहरा जंगल है, वहाँ पर विस्तार प्लाटून और अपने हॉक फोर्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। और लगभग हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि वहाँ पर 12 से 15 नक्सली आने वाले हैं, जिस कारण से सर्चिंग अभियान चालू किया गया था वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे हॉक फोर्स को जब वो सर्चिंग अभियान कर रहे थे, उस दौरान एक पहाड़ी पर चढ़ते समय ऊपर से फायर आया। करीब 40 से 50 राउंड नक्सलियों की तरफ से फायर हुए हैं। हॉक फोर्स ने भी अपने सुरक्षार्थ 18 से 20 राउंड फायर किए हैं। और ये कार्रवाई कल देर शाम की और अंधेरा होते तक की है। और उसके बाद फिर पुनः आज सुबह जब सर्चिंग ऑपरेशन वहाँ पर अन्य 3-4 पार्टी और एक्स्ट्रा पुट करके वहाँ पर चलाया गया, तो आसपास के क्षेत्र में फिर वो सर्चिंग अभियान के द्वारा भी उस दलम की, उस विस्तार प्लाटून की सर्चिंग कराई गई है। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना संक्रमण से मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं। 6 सितंबर को जहां 2 कोरोना संक्रमितों की मौत का मामला प्रकाश में आया था, तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7 सितंबर को पुनः 2 अन्य मरीजों की भी मौत का मामला प्रकाश में आया है। मामले में खास बात यह है कि इनमें से एक कोरोना संक्रमित मरीज बालाघाट से ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छिंदवाड़ा रेफर किया गया था, जिसकी 6 सितंबर की प्रातः मौत हो गई। लेकिन बालाघाट स्वास्थ्य विभाग ने अब तक मामले की पुष्टि नहीं की है, जबकि एक अन्य कोरोना संक्रमित मरीज की गोंदिया में उपचार के दौरान मौत हो गई है। देखा जाए तो 22 मार्च जनता कर्फ्यू से देश में कोरोना संक्रमण ने जोर पकड़ा है। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो 22 मार्च को प्रदेश के जबलपुर शहर में पहला कोरोना संक्रमित मरीज स्वास्थ्य विभाग को मिला। जबकि अगर जिले में नजर दौड़ाई जाए तो बालाघाट जिला मुख्यालय में पहला कोरोना मरीज 20 मई को मिला था, जिसके बाद से लगातार जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले में अब तक कुल 382 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 281 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 95 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है। जबकि जिले के कोरोना संक्रमण से मौत के मामले की बात करें तो ये आंकड़ा भी अब दहाई तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक जिले में कोरोना संक्रमण के चलते 9 लोगों की मौत हो चुकी है,
जिसमें केवल 2 ही कोरोना संक्रमितों की मौत के मामले को बालाघाट जिला प्रशासन अपने खाते में जोड़ रहा है, जबकि अन्य मामले जिले के बाहर और अन्य राज्यों में होने से उन्हें स्वास्थ्य विभाग अपने खाते में नहीं जोड़ रहा है। कोविड-19 के नियमों के जानकार बताते हैं कि जिस कोरोना संक्रमित की मौत जिस जिले या जिस राज्य में होती है, वो कोरोना संक्रमित उसी जिले या राज्य में गिना जाता है, जिसके तहत बालाघाट में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा केवल 2 ही है। हालांकि जिले के छिंदवाड़ा रेफर किए गए कोरोना संक्रमित की मौत की जानकारी लगने के बाद उसे अब तक जिला प्रशासन ने अपने खाते में नहीं जोड़ा है, जो कि आश्चर्यजनक बात है। मामले में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 54 वर्षीय मरीज को 27 अगस्त को बालाघाट के कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए 4 सितंबर को छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया। लेकिन 6 सितंबर को 54 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज ने उपचार के दौरान छिंदवाड़ा में दम तोड़ दिया। वहीं प्रोटोकॉल के अनुसार इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी छिंदवाड़ा में ही किया गया है। इसी प्रकार बालाघाट नगरीय क्षेत्र के बैहर रोड निवासी लगभग 60 वर्षीय एक वृद्ध की मौत की जानकारी सामने आई है, जो विगत 30 अगस्त को गोंदिया के निजी चिकित्सालय डॉक्टर बजाज के यहाँ भर्ती हुआ था। जानकारी के अनुसार इस मरीज को भी सांस लेने में तकलीफ थी, जिसे बीपी और शुगर की भी शिकायत थी, जो कि कोरोना पॉजिटिव था। लेकिन 6 सितंबर की प्रातः इस व्यक्ति की भी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसकी जानकारी उक्त निजी चिकित्सालय द्वारा बालाघाट स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। जबकि अब तक गोंदिया जिला प्रशासन ने इस मामले में बालाघाट स्वास्थ्य विभाग से जानकारी तलब नहीं की है और न ही बालाघाट स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में कोई पूछताछ की है। वहीं जानकारी के अनुसार उक्त मृतक के एक पुत्र को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसके भी सैंपल लिए जाएंगे। बहरहाल बालाघाट स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। इधर 6 सितंबर 2020 को आईसीएमआर लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 16 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 16 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि 6 सितंबर को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनमें एक मरीज वार्ड नंबर 28 बालाघाट का 57 वर्षीय पुरुष है, एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मंगोली खुर्द की 45 वर्षीय महिला है, एक मरीज बैहर तहसील के गढ़ी फार्म का 37 वर्षीय पुरुष है। लालबर्रा तहसील के ग्राम अतरी के 7 मरीज हैं, जिसमें एक 27 वर्षीय महिला, 2 वर्षीय बालिका, 46 वर्षीय पुरुष, 42 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय युवक, 52 वर्षीय पुरुष और 48 वर्षीय महिला शामिल है। एक मरीज नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 14 का 42 वर्षीय पुरुष है और एक मरीज कटंगी के वार्ड नंबर 12 का 48 वर्षीय पुरुष है। एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम गणेशपुर की 45 वर्षीय महिला है। एक मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम लिंगा का 20 वर्षीय युवक है। एक मरीज लालबर्रा का 30 वर्षीय पुरुष है। ये सभी मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए थे। एक मरीज बालाघाट तहसील का 34 वर्षीय पुरुष है, जो चंद्रपुर से आया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 382 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 281 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 95 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया और 2 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना काल में अटकी महाविद्यालयीन परीक्षाएं अब ओपन बुक के माध्यम से ली जा रही हैं, जिसके लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एवं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के परीक्षा समय सारणी के अनुसार यह परीक्षाएं होंगी, जिसमें आरडीवीवी की परीक्षा के लिए 10 सितंबर को वेबसाइट पर प्रश्न पत्र आएगा। वहीं सीवीवी के तहत परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र 14 तारीख को अपलोड हो जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सत्र 2019-2020 स्नातक अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर एवं स्वाध्यायी स्नातक अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध एवं भूतपूर्व की समस्त परीक्षाओं को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा ओपन बुक प्रणाली से आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समस्त स्नातक अंतिम वर्ष, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीकॉम, उसी प्रकार समस्त स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड साइंस, एमबीए, एलएलबी 6 सेमेस्टर परीक्षाएं ली जा रही हैं।
इसके लिए जारी समय सारणी के अनुसार 10 सितंबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड हो जाएगा और इस प्रश्न पत्र को ओपन बुक प्रणाली के तहत छात्र हल कर पाएंगे। परीक्षार्थियों द्वारा हल की गई उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के लिए छात्रों की सुविधा हेतु जिले भर में संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। वहां छात्र लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को जमा कर सकते हैं। जो छात्र संग्रहण केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए डाक एवं कोरियर सुविधा से प्रश्न पत्र संबंधित महाविद्यालय में भेजे जा सकेंगे। इसी तरह छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा भी ओपन बुक परीक्षा पद्धति से इम्तिहान लिए जा रहे हैं। स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे, जिसमें 14 सितंबर को विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र अपलोड किया जाएगा, जिससे परीक्षार्थी हल कर उत्तर पुस्तिकाओं को 16 सितंबर तक संग्रहण केंद्र में जमा कर सकेंगे। इसके पश्चात अग्रणी महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन होगा और फिर विश्वविद्यालय को उत्तर पुस्तिकाएं भेज दी जाएंगी एवं परीक्षा परिणाम जारी हो सकेगा। यूजी थर्ड ईयर और पीजी फाइनल ईयर, मतलब जिनसे डिग्री बच्चे प्राप्त करेंगे उनके एग्ज़ाम होना अनिवार्य किया गया है। और उसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने जो प्रणाली अपनाई है उसको अपन कह रहे हैं ओपन बुक सिस्टम। उसका मतलब है कि बच्चों को जो है क्वेश्चन पेपर विभिन्न माध्यमों से, जैसे यहाँ पे SIS स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से या विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कोई भी लड़का विश्वविद्यालय की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेगा और घर में वो स्वयं अपनी एक A4 साइज़ के पेपर की कॉपी बनाएगा, जिसका फर्स्ट पेज डिज़ाइन किया गया है वो भी वो डाउनलोड करेगा और साथ में अपना एडमिट कार्ड भी लगाएगा और सिंपल A4 साइज़ के पेपर को इन दोनों चीज़ों के साथ स्टेपल करके अपनी कॉपी बना लेगा और उसको जितनी भी पेपर्स देने हैं सब्जेक्ट्स उसके, उन सब के एक साथ वो डाउनलोड करके आराम से 4 दिन घर में बैठ के पुस्तक से देखकर आंसर लिखेगा। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और दूसरा, जो चूँकि ये सब बातें कोविड-19 के बचाव की दृष्टि से की जा रही हैं, कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पा रही थीं। यही वजह है कि विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं ली जा रही हैं। इस प्रणाली के तहत परीक्षार्थियों को निर्धारित तिथि पर प्रश्न पत्र वेबसाइट के माध्यम से अपलोड करना होगा। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ, जिसमें परीक्षार्थी की डिटेल है, वह भी यहीं से अपलोड कर इसे बनाई गई उत्तर पुस्तिका, जिसमें उत्तर लिखने हैं, उसके मुख्य पृष्ठ पर लगाना होगा। साथ ही साथ परीक्षा एडमिट कार्ड भी अटैच करना होगा। अब उत्तर पुस्तिकाएं भरी जा सकेंगी और इसे पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि पर बनाए गए संग्रहण केंद्र अथवा डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। बता दें कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर तथा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की आयोजित ओपन बुक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने संग्रहण केंद्र की सुविधा भी दी गई है। परीक्षार्थियों को इससे लाभ यह होगा कि वह किसी भी महाविद्यालय का विद्यार्थी हो, उसे उत्तर पुस्तिकाएं वहां तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दोनों ही विश्वविद्यालय से संबंधित परीक्षार्थी इन संग्रहण केंद्रों में तैयार की गई पावती में अपनी जानकारी भरकर सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं निर्धारित तिथि में जमा कर सकेंगे। महाविद्यालय द्वारा इस हेतु संग्रहणकर्ता अधिकारी बनाए गए हैं, जो उत्तर पुस्तिकाओं को संग्रहित कर अग्रणी महाविद्यालय तक भेजेंगे। हम लोग आपके लोगों के माध्यम से भी इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप अपने पेपर में हमारी लिस्ट को या अपने न्यूज़ में जिस भी रूप से डिस्प्ले कर सकें। तो वहाँ पे स्टूडेंट अपनी कॉपी एक साथ दिन निर्धारित कर दिया गया है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए 14, 15, 16 3 दिन है और जबलपुर विश्वविद्यालय का काम चूँकि कम है थोड़ा, तो उनके लिए केवल 16 तारीख निर्धारित की गई है। तो इन डेट्स में स्टूडेंट्स उन संग्रहण केंद्रों में जाके अपनी समस्त विषयों की कॉपी एक साथ जमा करेगा और उसकी पावती प्राप्त करेगा। उन कॉपीज़ को हम लोग पीजी कॉलेज अग्रणी महाविद्यालय कहलाता है, एकत्रित करके उसको हम लोग रोल नंबर वाइज पूरा सब्जेक्ट वाइज बना के उसको विश्वविद्यालय को मूल्यांकन के लिए प्रेषित करेंगे और आगामी लगभग 20-25 दिन में मूल्यांकन कार्य होकर रिजल्ट आने की संभावना हम लोग। जिले में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के पानी से एक ओर जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो बड़ी मात्रा में किसानों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर 7 सितंबर को कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों जिले में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के पानी से हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा की गई है। अपनी इस मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सोमवार को प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा,
जिसमें उन्होंने अतिवृष्टि और बाढ़ के पानी से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने सहित कृषि ऋण माफ करने, किसानों को यूरिया की पूर्ति कर फसल बीमा का लाभ दिए जाने और विभिन्न ग्रामों में हुए फसलों और मकानों के नुकसान की भरपाई के लिए आरबीसी के तहत राहत राशि प्रदान किए जाने की मांग की। इस दौरान खमरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र बघेल ने कहा कि हमारे क्षेत्रों में अतिवृष्टि और बाढ़ से खेतों में लगी धान की फसल तबाह हो गई है। अब किसानों के पास कोई ऐसा साधन नहीं बचा है जिससे वह अपना जीवन यापन कर पाएं। इसलिए आज क्षतिपूर्ति की राशि की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आज कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें हमारे क्षेत्रों में जो अतिवृष्टि हुई है और जो अत्यधिक बारिश से जो डूब एरिया है, जैसे हमारा धपेरा गांव है, पूर्णतः लगभग 90% वहाँ पर यानी धान तबाह हो गई है और वहाँ के किसानों के पास अब कोई ऐसा साधन नहीं बचा है जिससे मतलब वो अपनी रोजी रोटी के संबंध में विचार कर सके। जो उसी के साथ साथ जैसे खोंगाटोला है, मोहगांव है, धपेरा है, कटोला है और बोट्टा हजारी और छतेरा, ये अन्य जो गाँव हैं बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। इसकी क्षति पूर्ति के लिए हम कलेक्टर महोदय से आज ज्ञापन जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत जी के अध्यक्षता में पहुंचकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं और वर्तमान में हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको अतिशीघ्र मुआवजा दिया जाए। आपका परिचय? वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि अतिवृष्टि में किसानों का काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही राहत राशि दिए जाने की मांग की जा रही है। देखिए, जिस अतिवृष्टि में किसानों का इतना नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए और तत्काल कार्रवाई के लिए हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय विश्वेश्वर भगत जी के नेतृत्व में जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के द्वारा हम लोगों ने मांग की कि तत्काल इस सर्वे कर किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बालाघाट के अध्यक्ष श्याम पंजवानी, खैरलांजी ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल प्रसाद गौतम, फेकन लाल डोहरे सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल पालक शिक्षक संघ के अथक प्रयासों से नगर के शासकीय वीरांगना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित विज्ञान के साथ अब कॉमर्स विषय की पढ़ाई भी हो सकेगी, जिसको लेकर पालक शिक्षक संघ में हर्ष व्याप्त है। जबकि कृषि संकाय की कक्षा प्रारंभ कराने के लिए पालक शिक्षक संघ को मात्र 15 विद्यार्थियों की और आवश्यकता है, जिसके लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि है। पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संघ के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम की स्कूल व कक्षा 11वीं के संपूर्ण विषयों के साथ शिक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर अनेकों बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कृषि संकाय, कॉमर्स, आर्ट, गणित व विज्ञान संकाय के साथ कक्षाएं प्रारंभ कर छात्रों को उनकी इच्छानुसार विषय में प्रवेश दिए जाने की मांग की गई। लेकिन वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में अंग्रेजी माध्यम 11वीं में गणित व विज्ञान की कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा था, जिससे अन्य विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इच्छानुसार विषय में दाखिला न मिलने से छात्र व उनके अभिभावक परेशान थे। कुछ बच्चों के अभिभावकों ने तो परेशान होकर हिंदी माध्यम में प्रवेश करा दिया था, जिसके बाद लगातार पालक शिक्षक संघ के द्वारा विज्ञान और गणित विषय के अलावा कॉमर्स और कृषि संकाय की कक्षाओं को भी प्रारंभ कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा था, जिसके तहत 7 सितंबर को पालक शिक्षक संघ को बड़ी सफलता मिली है। मामले में पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारी सलील पांडे ने बताया कि विगत 6 महीनों से पालक शिक्षक संघ के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के कृषि संकाय और कॉमर्स संकाय की कक्षाएं प्रारंभ किए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन शासन के नियमों के तहत कक्षा में बच्चों की संख्या कम होने की वजह से कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो सकी थी। लेकिन 7 सितंबर को कॉमर्स संकाय में 24 विद्यार्थी के एडमिशन होने के चलते कलेक्टर दीपक आर्य ने कॉमर्स संकाय की कक्षा प्रारंभ करने के निर्देश दिए, जबकि कृषि संकाय में मात्र 9 बच्चे होने के चलते 30 सितंबर तक हमारे पास समय है, उसमें भी कोशिश की जा रही है कि कृषि संकाय में शासन के मापदंड के अनुसार 24 बच्चे हो जाएं, जिसके तहत अंग्रेजी माध्यम की कृषि और कॉमर्स की कक्षाएं भी प्रारंभ हो सकें। डॉक्टर साहब से हम लोग मिलने गए थे। पिछली मीटिंग में उन्होंने हमसे बोला था कि हमको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, 25 से 30 बच्चे के आसपास हमको संख्या चाहिए, इसके बिना हम कॉमर्स और एग्रीकल्चर खोल नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने आज लगातार प्रयास किया। कुछ पेरेंट्स पहले स्कूल में गए, पर आदेश के अभाव में उनका एडमिशन वहाँ हो नहीं पाया, तो वापस हो गए। तो जब हमको खबर लगी कि ये उनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल रहा है, फिर हम लोगों ने मुहिम चलाई पालक संघ ने मिलकर कि उनसे सबसे हमने नेट की मार्कशीट अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से बुलाई और उस मार्कशीट को कलेक्ट करके आज हम कलेक्टर साहब के पास मिलने के लिए गए, जिसमें हमारे पास कॉमर्स समूह में 24 बच्चे थे और एग्रीकल्चर समूह में 9 बच्चे थे।
तो कॉमर्स में तो उन्होंने हरी झंडी दे दी है कलेक्टर साहब ने कि ठीक है कॉमर्स तो आपका खुल ही जाएगा। और चूँकि शासन के आदेश के हिसाब से 30 सितंबर प्रवेश तिथि आखिरी है, तो और हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम और पर्याप्त संख्या बच्चों की एग्रीकल्चर की शासन को मुहैया करवाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि एग्रीकल्चर समूह भी हमारा इसी साल इंग्लिश मीडियम में खुल जाएगा। इस दौरान पालक शिक्षक संघ के सदस्य नंदकिशोर कटरे ने बताया कि लगातार पालक शिक्षक संघ के सदस्यों के द्वारा फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अन्य पालकों से संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही हम वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में विज्ञान, गणित और कॉमर्स संकाय के अलावा कृषि संकाय भी प्रारंभ कराने का प्रयास करेंगे। ने जो आज हमें एक आश्वस्त किया कि आपके 24 बच्चे कॉमर्स में आ चुके हैं, तो हम आपका कॉमर्स ओपन कर देंगे। जैसे कि आपको पूर्ववत बताया गया था कि जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की गाइडलाइन है उस आधार पे आपके 24 बच्चे हो गए तो आपका कॉमर्स ओपन हो जाएगा। और हम हमारी समक्ष कहा कि अब डीओ से हम बात कर लेंगे। दूसरी बात कि हमारे जो एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं 9 बच्चों की जो लिस्ट गई है, तो वो उन्होंने कहा कि अगर 30 तारीख तक अगर ये भी हो जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि 30 तारीख तक वो भी अगर 25 से 30 बच्चे हो जाए तो एग्रीकल्चर भी खुल जाएगी। संभवतः एग्रीकल्चर खुलने में अब कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि बहुत से पालकगण या जो स्टूडेंट है उनको पता नहीं था कि किस स्कूल में जाकर एडमिशन लेंगे। तो आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन किया कि सर हमें इतना बताने का कष्ट करें किस स्कूल में फॉर्म जमा करें। तो उन्होंने कहा कि आप रानी वीरांगना में जाके फॉर्म जमा कराएं। जिले में अमानक स्तर के पाए गए चावल घोटाले के मामले में 7 सितंबर को कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सहित अन्य कांग्रेस जनों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बालाघाट, मंडला सहित अन्य जिलों में सरकारी तंत्र द्वारा गरीबों में बांटा गया घटिया अनाज का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। गरीबों की थाली में जानवरों को दिए जाने वाला चावल पहुंचाए जाने के इस मामले को लेकर कांग्रेसियों द्वारा सीबीआई जांच किए जाने की मांग की गई है। अपनी इस मांग को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की जांच एजेंसी पर भरोसा न होने की बात कहते हुए इसकी सीबीआई जांच कराकर घटिया चावल के इस खेल में लिप्त सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। कोर्ट के सदस्यगण एवं जिला कांग्रेस के महामंत्री समीर सिद्दीकी, हम लोग सभी कलेक्टर द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हैं। हम लोगों की मांग है कि अभी जो मंडला और बालाघाट में जो चावल का घोटाला हुआ है और भी जिलों में इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है और उसमें गरीबों के साथ और उनके बच्चों के साथ जान पे खिलवाड़ करने वाली बात है। हमारे श्रद्धेय माननीय कमलनाथ जी ने भी ये बोला है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, और सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मामले में जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री शमीम सिद्दीकी ने बताया कि बालाघाट में सड़ा हुआ अनाज गरीबों और मजदूरों को दिया जा रहा था। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रदेश सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं है। वह लीपापोती कर इस मामले को बराबर कर देगी। यदि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाती तो समस्त कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। कि हम लोग सब समस्त पदाधिकारी ये मांग करते हैं कि ये जो बालाघाट में जो सड़ा अनाज गरीब मजदूरों को दिया जा रहा था, इसकी सीबीआई की जांच हो, और हमको इनकी जो जांच हो रही है जो भरोसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम चाह रहे नहीं है तो भाई मध्य प्रदेश की सरकारी एजेंसी जांच कर रही है इसकी, तो सरकारी एजेंसी कर रही है, सरकार इनकी है, हमको सब लीपापोती हो जाती है। इसलिए सीबीआई से हम चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो, जिसकी इसमें कई बड़ी बड़ी चीज़ जो है तो समझ में आएंगी। सीबीआई सही जांच करेंगे, और नहीं होती जांच तो आंदोलन करेंगे। हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोड में सड़क में उतर कर। हम वैसे भी विपक्ष में भी बैठे और वैसे गरीब के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। देख रहे हो आप, जानवरों से जो जानवर जो अनाज नहीं खा रहे और जानवर इंसानों को दिया जा रहा है, कितनी शर्म की बात है। कोतवाली पुलिस ने 6 सितंबर की रात्रि में ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगाते हुए नगर मुख्यालय के 5 आरोपियों को ताश के पत्तों सहित नकदी रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें मुचलके पर कोतवाली थाने से रिहा किया गया।
मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी एमआर रोमड़े ने बताया कि 6 सितंबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धनराज कॉम्प्लेक्स इलाके में कुछ लोग ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रहे हैं, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर सीएसपी बालाघाट और मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई, जहां ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगाते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से ताश के पत्तों सहित लगभग 1,25,000 की राशि जब्त की गई। 5 आरोपियों को कोतवाली थाने लाया गया, जहां प्रकरण पंजीबद्ध कर मुचलके पर छोड़ दिया गया है। क्या था ये धनराज कॉम्प्लेक्स के बाजू वाले एरिया में काफ़ी समय से जुआ, बड़े स्तर का जुआ चलने के संबंध में सूचना मिलती जा रही थी, जिसको हमारे द्वारा सूचना को डेवलप करते हुए उसकी पूरी रेकी कराई गई और कल पुनः हमें उसी स्पॉट पर जुए के बारे में जानकारी मिली, जिसमें 5 व्यक्ति ताश के पत्तों पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा श्रीमान अपने नगर पुलिस अधीक्षक महोदय माइक 3 साहब को मैंने बताया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और मैं और सीएसपी साहब स्वयं भी टीम के साथ गए थे और धनराज कॉम्प्लेक्स के बाजू वाली गली में 5 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जिनके पास से करीब 1,25,000 रुपये नगद और ताश के 52 पत्ते और उनके बिछाए हुए पट्टी वगैरह जब्त की है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर शासकीय कार्यालयों में दिखाई पड़ रहा है। वारासिवनी नगर पालिका के बाद अब कटंगी नगर परिषद और लांजी नगर परिषद के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते जहां कटंगी नगर परिषद सीएमओ सहित अन्य सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है, वहीं नगर परिषद का दफ्तर सैनिटाइज एवं सील कराकर आसपास का एरिया कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इसी तरह नगर परिषद कार्यालय लांजी के कर्मचारियों की लगातार कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर सीएमओ ने कार्यालय को बंद किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। नक्सली और हॉक फोर्स के बीच हुई नक्सली मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में मिला है एक युवक का शव। पुलिस कर रही है संदिग्ध युवक की शिनाख्त। गढ़ी थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों के साथ हुई है मुठभेड़। पुलिस अधीक्षक ने मामले में दी जानकारी। जिले में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु का बढ़ा आंकड़ा। अब तक जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव की हो चुकी है मौत। बालाघाट स्वास्थ्य विभाग ने मात्र 2 मौतों की है पुष्टि। गढ़ी और बालाघाट निवासी 2 लोगों की हुई है मृत्यु। छिंदवाड़ा और गोंदिया में चल रहा था उपचार। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ भी कहने से किया इनकार। महाविद्यालयीन परीक्षाओं का दौर। ओपन बुक हल होगा पर्चा। आरडीवीवी की 10 सितंबर तो सीवीवी 14 से लेगा इम्तिहान। प्रश्न पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थी करेंगे हल। उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने जिले में बनाए गए हैं 51 संग्रहण केंद्र। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।